हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस्ड मास्टर वीडियो। मास्टर वीडियो कहने का मतलब ये है, इसमें हम हर पहलू पे बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर के पर्सपेक्टिव में। तो हर डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सारे डायमेंशन फॉर्मूले मैंने इसके अंदर कवर किए हैं जो एनसीईआरटी के अंदर हैं, जो फर्स्ट आपके 11th के फर्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर है, जो 12th के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के अंदर है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपके सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। याद होने का मतलब ये है कि अगर आपके डायमेंशनल फॉर्मूला कोई आता है तो आप उसको निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है क्योंकि आप लोग उसमें अलग अलग मेथड लगाते हैं। हम क्या करेंगे, एक डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड फिक्स कर देंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप पूरा देखिए। आपका यूनिट एंड डायमेंशन का एक भी क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी जेई का हो, चाहे एडवांस जेई का हो, आपका कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूले हम लिखेंगे उनमें सब जगह क्या आएंगी, ये ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का हम जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं वहाँ पर ये 7 आपको मिलेंगी। ठीक है, 7 मिलने का मतलब है हम सबसे पहले मास लिखते हैं, फिर लेंथ, टाइम, उसके बाद मान लो कुछ भी आप ऑर्डर कुछ भी रखो, इनका कोई मतलब नहीं है। ये आपका एम्पियर करंट को रिप्रेजेंट करेगा, केल्विन आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, सीडीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है डेराइव्ड, देखिए फंडामेंटल के तो खुद की ये खुद अपने आप में क्या होती है, डायमेंशन से ही होती हैं। बट जब डिराइव्ड की बात आती है तो उसमें ये एक से ज़्यादा होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। तो उसमें ये कितनी भी आ सकती हैं और इनकी पावर भी कुछ भी हो सकती है ना, जैसे इसकी पावर A B C D, ये सारी आपको किसी भी फॉर्मूले में नहीं मिलेंगी, है ना। किसी में कुछ मिले, किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में 4 मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी आपको। ठीक है, 2 3 4 ऐसे मिल जाएंगे, सारी नहीं मिलेंगी आपको किसी भी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, कहीं पर आपको सिंगल मिलेंगे, कहीं पर 2 मिल जाएंगे, कुछ पावर होंगी, ऐसे ऐसे। तो अगर हम आगे देखते हैं फंडामेंट, देखिए डेराइव्ड में मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया डेराइव्ड को। डेराइव्ड में एक तो वो हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, सम वेरी इंपॉर्टेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन कौन सी हैं देख लीजिए एक बार। डिस्प्लेसमेंट, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस, रेडियस, पोजीशन, ये सब जो होती है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। तो इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, L1, दैट इज़ L1। ठीक है, बाकी हम कुछ और लिखेंगे नहीं, अब सब जीरो हैं बाकी, ना तो इनके अंदर मास होता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद में आपके पास आता है एरिया। एरिया होता है आपका लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा L²। उसके बाद में पहले सबको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ। वॉल्यूम, मास डेंसिटी, मास डिफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ क्यूब। तो इसके अंदर एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, और उसकी पावर कितनी है 3। बाकी मास, टाइम, टेम्परेचर, मोल कुछ नहीं होता। मास डिफेक्ट क्या होता है, चेंज इन मास होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हो गया आपका m1, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ क्यूब, तो अपॉन लेंथ क्यूब, तो ये अपॉन में L³ आएगा, मतलब m1 L-3 हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। मास डिफेक्ट मास ही होता है ना, चेंज इन मास मतलब मास। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका 1/T होता है, साइकिल पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा T-1, इसमें टाइम आ रहा है, देखिए ना तो मास आ रहा है ना कुछ आ रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगेन T-1, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो T-1। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो L1 T-1 होता है। ये जो छोटी छोटी है तो फटाफट हो जाएंगी। उसके बाद में हम अगर डिस्कस करें तो उसके बाद में आपके पास आएंगे सम वेरी इंपॉर्टेंट डेराइव्ड क्वांटिटीज़। एक्सीलरेशन, अच्छा वही चल रही है अभी, एक्सीलरेशन, फोर्स, जिनको आपको याद रखना है, प्रेशर, वर्क, मोमेंटम, इम्पल्स, पावर एंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी एक टाइप में लेंथ होती है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं L1।
यहाँ तक जो क्वांटिटीज़ जो सम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। बाकी आपको याद हो या ना हो, वो इन्हीं से हम निकाल सकते हैं, बट ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी हो गया L1 t-1, और अगेन अपॉन t1 है तो t-1 और आएगा, तो ये हो जाएगा L1 t-2। ये आपको रटने हैं। फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला ये मास इनटू एक्सीलरेशन, और फॉर्मूला भी वैसा फॉर्मूला जिसके अंदर जितनी भी टर्म आ रही हैं उनके डायमेंशंस आपको पता हों। तो मास के लिए हम m1 लिखते हैं, ए के लिए हम L1 t-2 लिखते हैं। प्रेशर की अगर बात करें, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हमने ऊपर अभी भी लिखा है m1 L1 t-2 अपॉन L2 करोगे तो क्या होगा आपका m1 L-1 t-2। तो ये आप डायरेक्ट याद रखना। फोर्स में m1 L1 t-2 होता है, बट प्रेशर में m1 L क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। फोर्स में L1, प्रेशर में L-1। बाकी m1 और t-2 दोनों में सेम है, ठीक है। वर्क की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू लेंथ हम करते हैं यहाँ पे, फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला अगेन ये रहा, इसमें लेंथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेंथ और ऐड हो जाएगा। देखिए फोर्स से प्रेशर में आए थे तो हमने लेंथ -2 कर दिया था, तो एक लेंथ कम हो गई थी। अब वर्क में आ रहे हैं अगर फोर्स से तो एक लेंथ बढ़ा दीजिए, तो m1 L2 t-2। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास के लिए हम लिखते हैं m1, वेलोसिटी के लिए L1 t-1 लिखते हैं। इम्पल्स, अगेन इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम ही होता है इम्पल्स, बट चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम माइनस मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ही होगा एक तरीके से। तो m1 L1 t-1 सेम डायमेंशन होंगे इनकी। पावर की हम बात करते हैं। पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क में एक टाइम कम कर दीजिए आप। वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये रहा। इसमें बस टाइम -1 और कर दीजिए, तो ये आपका m1 L2 और t-3 हो जाएगा, ठीक है। बस आप इस तरीके से याद कीजिए कि पावर का फॉर्मूला कैसे लिखना है। पावर के फॉर्मूले में आप याद करोगे कि वर्क में एक टाइम की पावर -1 और कर दीजिए। वेवलेंथ आपकी लेंथ 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑल रिमेनिंग डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये जो हैं इनको मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज किया, अलग अलग कैटेगरी में रखा है, अलग अलग जो डायमेंशंस को मैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा है, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो। अभी तक जो हमने पढ़ा है डेराइव्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपको याद होनी चाहिए, और एवरेज स्टूडेंट को वो सब याद होती भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से अपना जो एक्चुअल वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ प्रेशर, उसके बाद आपका स्ट्रेस आ गया। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमने देखा था फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? वो है m1। देखिए फोर्स में L1 आता है, यहाँ -1 आता है, और t-2। वीडियो मेरे साथ पूरा देखिए तो आपको सारी मैं याद करा दूंगा, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी एक फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगेन फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी आपका m1 L-1 t-2 है। यहाँ हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे इस स्लाइड पे वो सारी किसकी होंगी? प्रेशर की ही होंगी। तो उसके बाद आता है आपका रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर भी एक तरह का प्रेशर ही होता है, तो इसके डायमेंशन भी क्या होंगी? यही होंगी जो हमने प्रेशर की लिखी है। उसके बाद आपके पास आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हम कहाँ पढ़ते हैं? हम बहुत जगह पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है 12ε0E², एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है B0²/2μ0, और एक एनर्जी डेंसिटी आपके आता है सॉलिड के अंदर, है ना, सॉलिड इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के अंदर 12y स्ट्रेन स्क्वायर, है ना, इस तरीके का फॉर्मूला आता है। तो ये एनर्जी डेंसिटी होती है, और ये एनर्जी डेंसिटी अगर हम बात करें तो ये सब एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को आप रिलेट करते हैं वर्क से रिलेट कर लेते हैं। वर्क में क्या होता है? वर्क में होता है फोर्स इनटू लेंथ, और अपॉन वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब। तो देखिए ये बन गया फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर, और फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर अगेन प्रेशर की डायमेंशन हो गई। तो स्ट्रेस कहें, चाहे रेडिएशन प्रेशर कहें, चाहे एनर्जी डेंसिटी कहें, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले किसके जैसे होते हैं? प्रेशर के जैसे होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस से ही हम पहुँचते हैं कहाँ पर? 3 मॉडुलस जो होते हैं, मॉडुली, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
गामा से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बल्क मॉडुलस हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मॉडुलस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई भी मॉडुलस हो, तीनों मॉडुलस की हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका डायमेंशन लेस, क्योंकि स्ट्रेन अगर लेंथ की बात करें, एरिया की बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया। तो ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब ये होता है m0, l0, t0 सब जीरो होते हैं, t0, k0 सब जीरो होते हैं, ये जीरो ना। जनरली हम MLT तक ही लिखते हैं, इसीलिए कभी कभी आपको ये भी सुना होगा आपने MLT आते हैं नहीं आते। MLT बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सब भी लिख सकते हैं, सब नहीं भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं वो MLT होते हैं। MLT आपको बहुत जगह देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये MLT 3 ही दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कितनी चीज़ें हो सकती हैं, 7 चीज़ें हो सकती हैं जो फंडामेंटल में हमने देखी थी। तो ये मॉडुलस ये क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, वही आएगा जो स्ट्रेस का होगा, इसका भी स्ट्रेस का, इसका भी मॉडुलस का भी स्ट्रेस का। तो तीनों जो मॉडुलस हैं उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। और स्ट्रेस का क्या होता है, वही होता है जो प्रेशर का होता है। तो इस स्लाइड पे आपको जितनी भी क्वांटिटी दिख रही है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 l-1 t-2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। तो वर्क या एनर्जी क्या होता है, m1 l2 t-2, m1 l2 t-2। इससे हम कुछ और निकालते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी जितनी भी होती हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के जैसा होता है, m1 l2 t-2। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे बाइंडिंग हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे इंटरनल हो। दो बार आ गया। सरफेस एनर्जी यहाँ पे मैंने रेड कर रखा है, इसको थोड़ा मार्क कीजिएगा, क्योंकि जो सरफेस एनर्जी होती है वो सरफेस टेंशन वाली है। ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें पर यूनिट एरिया आ गया, एरिया मतलब अपॉन L2, तो ये L2 को खा जाएगा। तो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको दिखेगा डायमेंशनल, वो दिखेगा m1 t-2। और यही होता है सरफेस टेंशन का भी, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, एनर्जी जितनी भी होती है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का ही होता है। बट सरफेस एनर्जी एक अलग केस है। यहाँ पे सरफेस एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ, है ना, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कहे तो भी फोर्स इनटू लेंथ डायमेंशन आएगी, मोमेंट ऑफ कपल कहें तो भी फोर्स इनटू लेंथ आएगी, ठीक है। सब फोर्स इनटू लेंथ होते हैं। और फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है, वर्क होता है। तो इन सब की डायमेंशंस भी क्या आएंगी आपके, वही आएंगी जो वर्क की हैं या एनर्जी की हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट या जेई के अंदर कि कौन कौन से ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको या 2-3 नाम दे देंगे कि किन की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें हेल्प करती हैं। उसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है इनकी डायमेंशन वर्क के जैसी नहीं है, ठीक है। हीट की बात करें तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका वही होता है जो वर्क का होता है, क्योंकि ये हम जूल में निकालते हैं। तो इसका तो वही हो जाएगा आपका m1 l2 t-2। इनको हम लर्न करेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड आर, जो आपका होता है गैस कांस्टेंट। तो इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम वर्क की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होता है, हीट ही होती है, बट कौन सी हीट होती है, जब फेज ट्रांसफ़र होता है। फेज ट्रांसफ़र हम देखते हैं कि भाई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में, तो वहाँ एनर्जी या तो हमें देनी पड़ती है या रिलीज होती है, वो एनर्जी यहाँ होती है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, जब फेज ट्रांसफ़र होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो 1 kg अमाउंट का स्टेट चेंज करने के लिए या तो एनर्जी रिलीज होगी या हमें देनी पड़ेगी वो। तो ये होता है जूल पर केजी। क्या होता है, जूल पर केजी, ठीक है। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी होता है कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें किसी अमाउंट का बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ये होता है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। इनके डायमेंशन फॉर्मूला वही लिखते हैं। यहाँ देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है फॉर 1 kg, फॉर 1 kg। तो
अगेन हीट कैपेसिटी जैसा ही है कि भाई अगर हम किसी अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज़ करें या 1 केल्विन से इंक्रीज़ करें और वो उसका अमाउंट भी 1 kg हो तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, मतलब जूल पर डिग्री केल्विन और पर यूनिट एंड पर यूनिट केजी। तो जूल पर केजी पर केल्विन, तो ये होता है आपका जूल पर केजी एंड केल्विन। ऊपर देखिए जूल पर केजी आ गया, इसमें जूल पर केल्विन आ गया और इसमें दोनों आ गए जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक क्या होता है, तो जैसे इसी की तरह ये होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें इंक्रीज़ करना है या 1 केल्विन से इंक्रीज़ करना है तो हमें कितनी उसको जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका जो यूनिट होगी वो हो जाएगी आपकी जूल पर केजी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे पर मोल लिखेंगे एंड पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आपका आता है आर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप लोगों ने दो चीज़ें देखी होंगी, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है सीपी, एक होती है सीवी। सीपी एंड सीवी, फॉर कांस्टेंट प्रेशर सीपी, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी होती है। और फॉर्मूला आता है एक सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला सीपी का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला सीवी का होता है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला आर का होता है। ठीक है, और ये क्या है सीपी और सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो जूल पर मोल पर केल्विन, आर भी क्या होगा जूल पर मोल पर केल्विन। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट की बात करते हैं, तो लेटेंट हीट में हम क्या कर देंगे, जूल तो हमारे पास है ही, तो m1L2T-2 और अपॉन में केजी, मतलब ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो ओनली ये वाला फॉर्मूला आपका रिमेनिंग रह जाएगा। यहाँ देखते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब हो गया जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, तो ये हो जाएगा आपका m1L2T-2 तो होता ही है जूल का, पर केल्विन के लिए अपॉन में K-1 कर देंगे, K फॉर केल्विन, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टेम्परेचर के लिए हम T नहीं लिखेंगे क्योंकि T हम कहाँ यूज़ करें, टाइम में यूज़ कर रहे हैं, T-2। यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर केजी, तो वही चीज़ है जो हमने यहाँ लिखी है, तो जूल पर केजी, तो m1L2T-2 ये तो हो गया जूल पर केजी। पर केजी में क्या होगा, यहाँ पर ये m1 को खा जाएगा, पर केजी आ गया। पर केल्विन है, इसके लिए हम क्या कर देंगे, K-1 कर देंगे। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसका आ गया, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ गया। मोलर में क्या होगा, मोलर में अगेन वही m1L2T-2 तो जूल का हो ही गया, पर मोल पर केल्विन, तो यहाँ पे मोल -1 और K-1, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें देखिए 5 चीज़ें आ गई, मास है, लेंथ है, टाइम है, मोल है और आपका टेम्परेचर है, तो 5 चीज़ें आ गई, इसमें बस 2 चीज़ें बची हैं आनी। उसके बाद में आर का भी क्या होगा, तो आर का भी यही हो जाएगा, है ना, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे, होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशंस। आगे देखते हैं आगे क्या आता है। तो आगे कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं। ग्रेडियंट्स कौन कौन से हैं, ग्रेडियंट्स अपने पास एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ यहाँ पे, ठीक है, ये होता है वैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ऐसे होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ होता है। प्रेशर ग्रेडियंट आपका क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो वेलोसिटी क्या हो गई m1, वेलोसिटी L1T-1, बट ग्रेडियंट आ गया अपॉन L1 करना है तो ये T-1 हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम अभी पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है, तो पोटेंशियल हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जब वहाँ पर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट दोबारा करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का याद कीजिए, m1 L1 होता है फोर्स में, बट प्रेशर में -1 होता है, T-2 होता ही है, और अपॉन L1 कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 L-2 T-2, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, स्टोक्स फॉर्मूला, जो फोर्स का होता है 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ से आप क्या करोगे, हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना जब आपको विस्कोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो। तो यहाँ से देखिए जो नीटा की अगर वैल्यू आएगी तो ये आएगी आपके फोर्स डिवाइडेड बाई आर इंटू वी। 6 पाई को भूल जाओ क्योंकि नंबर है, नंबर क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, नंबर इज डायमेंशन लेस, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ये मत बोलना कि 6 पाई इज ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज ए डायमेंशन लेस। तो कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते, जैसे आर, जैसे जी, ये कांस्टेंट ही होते हैं बट डायमेंशन लेस थोड़ी ना होते हैं। नंबर हो अगर, नंबर प्योर नंबर इज ए डायमेंशन लेस। तो 6 पाई इज ए नंबर। एफ अपॉन आर इंटू वी, एफ क्या होता है, तो एफ होता है m1 L1 T-2। कहीं पर अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना। आर क्या होता है आपका, आर होता है L1 और वेलोसिटी क्या होता है L1 T-1। इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका L1 से L1 उड़ जाएगा, ये आ जाएगा m1 L-1 और T-1। ठीक है, इसमें सब में 1 1 1 है, 1 1 1 1 -1 -1। ठीक है, तो थोड़ा याद रख सकते हो आप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सारे 1 1 1 हैं, MLT। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड फॉर्मूले। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स, देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ रेडिएशन, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे L1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको फॉर m दिस इज m1 और L2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है और एंगल हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वैसे तो इसकी यूनिट तो होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। एक क्वेश्चन आपके आता है कि क्या यूनिट हो, ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो बट डायमेंशनल फॉर्मूला ना हो। बिल्कुल ऐसा होता है, कहाँ पर, एंगल में, क्योंकि एंगल की हम रेडियन में डायमेंशन लिखते हैं, रेडियन हो या डिग्री हो ये यूनिट होती है, सॉरी, बट डायमेंशन इसकी नहीं होती। ठीक है, इसके लिए कोई डायमेंशन हम डिफाइन नहीं करते क्योंकि ये सप्लीमेंट्री में आ जाता है। एंगुलर की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी, बस एक भी ध्यान रखना, अगर डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो उसकी यूनिट जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि डायमेंशन है यूनिट नहीं है, बट ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि यूनिट हो और डायमेंशन ना हो, ऐसा पॉसिबल है, बट डायमेंशन हो तो यूनिट होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगेन रेडियन पर सेकंड होता है, थीटा अपॉन टी, थीटा तो डायमेंशन लेस है बट T-1 हो जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन ये हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, जैसे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक टाइम इसमें और माइनस में हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MVR होता है, तो यहाँ पे M फॉर M, यहाँ पे M1 फॉर V, L1 T-1 फॉर R, ये हो जाएगा L1, तो M1 L2 T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कहीं थोड़ी बहुत भी गलती आपको दिखे कि यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, हो सकता है मैं बोल सही रहा हूँ, लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको सुधार दीजिएगा। कोशिश करूँगा यहाँ पे कहीं मैं गलत ना लिखूँ। एंगुलर इम्पल्स, देखिए जैसे मोमेंट की हमने बात करी थी, मोमेंट और इम्पल्स क्या होते हैं, तो इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम, सो एंगुलर इम्पल्स इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने हो जाएगा सेम डायमेंशन आएगी, ये वाली, इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगेन दिस इज ए फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, T-1 होगी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, फॉर्मूला इसका 2π/T होता है, तो ये अपॉन में T कौन सा है, टाइम वाला है, तो T-1। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन लेस। तो देखिए इनको जरूर ध्यान रखना, कुछ अपने पास क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं। सबसे पहले एनी नंबर, ध्यान रखना, एनी नंबर इज डायमेंशन लेस, कोई नंबर है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ये भी डायमेंशन लेस होते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपने आप में लेंथ है, हाइपोटेनियस अपने आप में लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस। चाहे साइन थीटा हो, चाहे कोस हो, चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा कोई हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, कोई कुछ होगा, तो ये रेशियो होते हैं। तो रेशियो क्या होगा, डायमेंशन लेस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव क्वांटिटीज़। रिलेटिव क्वांटिटीज़ मतलब दो क्वांटिटीज़ का रेशियो और सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो। चाहे रिलेटिव क्वांटिटीज़ का बात हम करते हैं, ऐसे मत समझ लेना। एक होती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी डायमेंशन लेस नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिलेटिव वेलोसिटी, हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ये चेंज होते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, बट रिलेटिव कहने का मतलब ये है जब हम बोलते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी या रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो ये डायमेंशन लेस होते हैं। बट इसको स्टार कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप इसका मतलब ये कतई मत समझना कि रिलेटिव वेलोसिटी भी डायमेंशन लेस होगी, नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर ये क्वांटिटी आ रही है तो वो रिलेटिव, उनका डायमेंशन वही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। हाँ, ये इसकी जगह अगर हम ये लिखें तो ये ज़्यादा बेटर है। ऊपर वाले में आप ज़्यादा ध्यान मत देना, नीचे वाला देखें तो ज़्यादा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन लेस होती है बट रिलेटिव वेलोसिटी इज़ नॉट डायमेंशन लेस। बट रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर ये लिख दिया, इसका मतलब ये हमेशा डायमेंशन लेस होगा। नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वही आपकी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हम निकालते हैं, तो अगेन दिस विल बी डायमेंशन लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने देखा होगा किसी भी मीडियम का क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये जो रेशियो होता है स्पीड्स का रेशियो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन ये रेशियो है तो ये डायमेंशन लेस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन अगर आपको लीनियर निकालना हो तो एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट हम करते हैं। ठीक है, बट कैसा भी कोई भी मैग्निफिकेशन हो, हम क्या करते हैं, लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया हम करते हैं। तो मैग्निफिकेशन अगेन इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये भी क्या होते हैं, देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसका जिक्र करते हैं। तो परमिएबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें चाहे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहें, ये क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ दो परमिएबिलिटी का रेशियो होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद में मतलब परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ई एम अपॉन ई नोट इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी परमिएबिलिटी, ये भी परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, सॉरी मैं परमिएबिलिटी बोल गया हूँ तो माफ़ करना, परमिटिविटी कह रहे हैं, परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी और मैग्नेटिक फील्ड में हम डिस्कस करते हैं परमिएबिलिटी। हाँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं, ये होता है आपका म्यू आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एम अपॉन म्यू नोट से। तो ये भी क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो रेशियो है, ये डायमेंशन लेस होगा। और क्या होगा डायमेंशन लेस, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक नंबर होता है ना, दो चीज़ों को रेशियो करते हैं। इस ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर के अंदर हम क्वालिटी फैक्टर को पढ़ते हैं, ये भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेन, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, मतलब चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद एंगल, एंगल भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होता है, जिसका हमने जिक्र कर लिया। हाँ, एंगल डायमेंशन लेस क्यों होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने देखा होगा एंगल का क्या फॉर्मूला होता है। तो किसी भी आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू लेंथ। तो रेडियस इंटू एंगल, सॉरी रेडियस इंटू एंगल है ना, रेडियस इंटू एंगल होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी लेंथ होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, तो एंगल क्या हो गया अपने आप में, डायमेंशन लेस हो गया। उसके बाद में गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हम जिक्र करेंगे, जो हम नहीं पढ़ाएंगे गैस कांस्टेंट, हमने अभी भी पढ़ा था गैस कांस्टेंट। जो सीपी की होती है वही सीवी की होती है, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की होती है वही गैस कांस्टेंट की होती है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ से आप जूल निकाल सकते हो, मोल और के आप डायरेक्ट लगा दोगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने फॉर्मूला देखा होगा Gm1 M2, तो मैं सीधे m स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, अपॉन आर स्क्वायर। Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, मैंने जस्ट m स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया न्यूटन, तो यहाँ हो गया आपका m1 L1 T-2, और इक्वेट करेंगे G,
ये आपका m2 अपॉन में R2 या L2, सॉरी L2, ठीक है। अब ये इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा m-1 L3 और t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है, इसको ध्यान देना, ठीक है। चाहे तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए, F(g)m² अपॉन r², आपको दिमाग में ये दिखना चाहिए। g आपको दिखना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो बस न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो मीटर स्क्वायर से, तो L1 होता है, वहाँ L3 हो गया, और नीचे क्या लिखा हमने R, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, तो m को ये क्या कर देगा, -1 कर देगा। प्लैंक कांस्टेंट तो आपने देखा होगा E = h न्यू, ठीक है, h न्यू। तो न्यू ये आपका जूल में हो गया, इधर h, और न्यू क्या होता है, पर सेकंड, तो इधर आके क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये जूल सेकंड होता है, क्या होता है, जूल सेकंड, मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो किसको, एनर्जी को। तो एनर्जी होता है आपका m1 L2 t-2, बट इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, जूल सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हम क्या क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा जो होते हैं। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला होता है कि जो चेंज होगा, रेशियो हम बात करते हैं कि भाई चेंज इन लेंथ, रिलेटिव चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा ये आते हैं, ठीक है। यहाँ एरिया हो तो बीटा, वॉल्यूम हो तो गामा, और लेंथ हो तो अल्फ़ा आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा L अपॉन L, ये स्ट्रेन हो गया एक तरीके से, चेंज इन लेंथ हो गया, मतलब डायमेंशन लेस हो गया। तो अल्फ़ा की इधर भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, बट ये डायमेंशन बना रहा है टाइम की, तो अल्फ़ा क्या हो गया, 1/t। टी टाइम वाला नहीं है, टेम्परेचर वाला है, तो इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला K-1। K किसको रिप्रेजेंट करे, केल्विन, टेम्परेचर को। थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हीट जो होती है, हीट ट्रांसफ़र रेट है ना, हीट ट्रांसफ़र रेट जो बेसिकली होती है जूल पर सेकंड में, वॉट में होती है। इसका फॉर्मूला होता है Ka/L डेल्टा टी। तो यहाँ से आप निकालोगे, आपको दिमाग में ये रहना चाहिए। तो यहाँ से जो K है वो होती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो जूल पर सेकंड तो उस तरफ पड़ा ही था। अब यहाँ देखिए ये एरिया है और लेंथ है, तो लेंथ और एरिया कट कर देगा, ऊपर एक लेंथ बची, लेंथ और केल्विन, तो नीचे लेंथ और केल्विन और जोड़ दो, ठीक है, नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए m1 L2 t-2, तो जूल का हो गया। नीचे सेकंड भी करना है तो t1 भी करोगे, L भी करना है L1 भी करोगे, K भी करना है तो K1 भी करोगे। तो ये आपका हो जाएगा m1 L1 t-3 और K-1। ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। स्टीफन कांस्टेंट और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक ही बात है, ध्यान रखना। क्यों इनको मैंने रेड लिखा है, एक होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक होता है स्टीफन कांस्टेंट। इसको कभी कभी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन सा होता है, जब हम एनर्जी लिखते हैं, आपको याद होगा हाफ kBT लिखते हैं। और स्टीफन कांस्टेंट कौन सा है, जब हम एनर्जी लिखते हैं, या एनर्जी जो ये होती है, अगर जूल पर सेकंड में एनर्जी है तब हम लिखते हैं सिग्मा A/T⁴, ठीक है। और अगर इसको जूल में ही लिखना हो, जूल में ही, तो सिग्मा A/T⁴, और फिर टाइम भी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये याद रखो, जूल पर सेकेंड, ठीक है, या फिर इसको लिख देंगे जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर और केल्विन 4। तो जूल में क्या होता है अपने पास, m1 L2 t-2। इसमें एक तो सेकेंड उड़ा दो, तो सेकेंड t-1 और करना है। मीटर स्क्वायर मतलब नीचे क्या हो गया, L2 हो गया, नीचे क्या हो गया, L2 हो गया, और K4 है यहाँ पे, तो K ऊपर जाके K-4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा m1 L कितना हो गया, L आपका गायब हो गया यहाँ से, T हो गया माइनस का 1 और K हो गया -4। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, स्टीफन कांस्टेंट का आ गया, m1 L0 t-1 K-4, ठीक है। ये ध्यान रखना। L क्यों उड़ गया, क्योंकि जूल में L2 होता है और अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो L2 गायब हो गया। अपॉन सेकंड होने से एक सेकंड t-3, सॉरी t-3, एक सेकंड और माइनस में हो गया, और केल्विन 4 है तो K-4 हो गया। तो ये आपका राइट है। वीन्स कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा कि
कोई बॉडी होती है उससे जो रेडिएशन आपका एमिट होता है रेडिएशन, तो उसमें जो वेवलेंथ होती है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, क्योंकि जब एमिट होगा कोई भी हॉट बॉडी अगर रेडिएशन एमिट करेगी तो अलग अलग लेमडा वहाँ से निकलते हैं। तो जो मैक्सिमम लेमडा होता है यहाँ, मैक्सिमम लेमडा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस बॉडी के टेम्परेचर के, मैक्सिमम लेमडा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनली करता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है बी, आप लोगों को याद होगा। तो बी होता है यहाँ पे लेमडा इंटू टी, और बी होता है वीन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू टी, लेमडा के लिए L1 और टी के लिए, टी आपका है क्या, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ टी मत लिख देना, यहाँ जो टी लिखते हैं वो टेम्परेचर को आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो L1 K1 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे E इक्वल्स टू हाफ KBT हम लिखते हैं, हाफ KBT। तो यहाँ पर जो है आपका हाफ KBT लिखा, ये जो KB है, ये जो KB है ये क्या हो जाएगा, KB इक्वल्स टू E अपॉन टी। हाफ को भूल जाइए क्योंकि ये नंबर है, इसी डायमेंशनलेस है। तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन का डायमेंशन आप लिख सकते हो m1 L2 T-2 और K-1, यही हो जाएगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद होगी, जो R होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको हमने क्या लिखा था, तो उसको हमने लिखा था m1 L2 T-2 K-1 मोल -1। मैंने आपको बात बताई थी कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो या R हो, इनमें 5 चीज़ें आती हैं। और यहाँ पर देखिए सेम चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक तो ये तो सब कुछ सेम है, यहाँ मोल इन्वर्स आ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि जो KB होता है वो होता है R अपॉन Na, ठीक है। KB क्या होता है, KB होता है R अपॉन Na, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, R इक्वल्स टू KB होता है आपका R अपॉन Na, यस R अपॉन Na होता है, ठीक है। तो KB में आप क्या करोगे, KB का जो R का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें आप क्या कर दोगे, मोल यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। Na क्या होता है, Na Na होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर होते हैं, कोई भी भाई मॉलिक्यूल्स बोल दो या मॉलिक्यूल पर मोल, ठीक है। तो जो Na होता है ना, Na उसकी भी डायमेंशन होती है, क्या होती है, मोल इनवर्स होती है। क्या होती है, मोल इनवर्स। तो Na मोल इनवर्स है, तो R में जो मोल इनवर्स है उसको Na खा जाएगा, तो ये पोर्शन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मोल इनवर्स यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा बच जाएगा। अगर आपको KB से R में जाना है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यहाँ मोल इनवर्स लगा दो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो एक सेकंड दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मैं। KB के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, हाफ KBT, ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप KB निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जूल आप लिखोगे m1 L2 T-2, ये तो हो गया जूल। अब पर केल्विन कर दो तो पर केल्विन हो गया। जब R आप लिखोगे, R क्या होता है, तो मैंने लिखा R अपॉन Na क्या होता है, KB, तो इंटू Na करना है। तो KB तो यही रह जाएगा आपका m1 L2 T-2 K-1। बट ये जो है आपका Na, ये होता है पर मोल, मतलब नंबर पर यूनिट मोल, एक मोल में कितने नंबर होते हैं ना, तो वो ये वैल्यू होती है इंटू 10⁻6.02 10⁻23। तो यहाँ पर मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये R की होगा, यही किसकी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की होती है, चाहे वो CP हो चाहे वो CV हो। ध्यान रखना डिफरेंस बिटवीन स्टीफन कांस्टेंट एंड, स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं या स्टीफन बोल्ट्जमैन बोलते हैं, बट बोल्ट्जमैन अलग होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, अपना बस वीडियो खत्म होने वाला है 10 मिनट में। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज़ें भी आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A1, ठीक है। आपको कहीं कहीं I भी मिल सकता है इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है, A1 या I1। और टेम्परेचर में ज़रूरी नहीं है आपको K1 मिले, K1 या K की वैल्यू मिले, आपको कभी कभी थीटा भी मिल सकता है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन से बुक में देख रहे हो। इलेक्ट्रिक चार्ज,
तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो I अपने आप में फंडामेंटल है, तो ये हो जाएगा आपका A1 और T1, ठीक है। फेराडे कांस्टेंट, फेराडे क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है। तो ये होता है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.02, ये देखो ये कूलाम में आ गया, और 6.02 इंटू 10⁻23 ये क्या होता है पर मोल, इसकी डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है पर मोल, तो इसमें हो जाएगा मोल इनवर्स। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कूलाम पर मोल होती है, और ये जो वैल्यू आती है निकल के ये 96500 आती है, ठीक है, लगभग 96500, 499 कुछ आती है, तो आप 484 कुछ आती है, तो 96500 आप ध्यान रखना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500, और यही होता हम लिखते हैं कूलाम पर मोल, और यही होता है फेराडे कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वोल्टेज बोल दो या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कैसे याद करेंगे, तो ओम्स लॉ हमको याद रखना पड़ेगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, सॉरी ये हम रेजिस्टेंस में लगाएंगे। तो पोटेंशियल, बस पोटेंशियल के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन का आपको मैंने बोला था याद रखना है m1 L2 T-2 अपॉन चार्ज करना है, चार्ज क्या होता है अभी हमने ऊपर लिखा A1 T1, तो ये हो जाएगा आपका m1 और L2 T-3 और A-1, ठीक है। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी आपका होता है I अपॉन एरिया, ये होता है J से रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट क्या होता है आपका A1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और L-2 ये हो जाएगा करंट डेंसिटी। इससे क्या होगा, आपके सारे जो डायमेंशन फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाएंगे, और एक बार आपको पूरे सिलेबस का रिव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मान सकते हो, थोड़ा छोटा सा क्रैश कोर्स टाइप का हो गया, बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग देखोगे, बहुत सारी क्वांटिटीज़ आप लोग देखोगे। रेजिस्टेंस में आप लगाओगे V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ R क्या होगा V अपॉन आई, ठीक है। V क्या होता है, तो V आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और एक I यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है m1 L2 T-2 अपॉन में Q के लिए आप क्या करोगे I इंटू टी होता है, तो I का तो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो एम्पियर का स्क्वायर, और T के लिए T पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 L2 T-3 A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, रेजिस्टेंस का, ठीक है। m1 L2, देखिए m को तो कोई खाने वाला है नहीं, और L2 ही रहेगा, चेंज कहाँ हो रहा है टाइम में और एम्पियर में। तो टाइम तो एक नीचे से आ गया जो Q के अंदर था, तो एक माइनस और हो गया टाइम, और I एक Q में था और एक अकेला I था, तो A-2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट, अच्छा मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, सो 1 अपॉन आर ही आपका कंडक्टेंस होता है, 1 अपॉन आर ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, ध्यान रखना कंडक्टेंस। तो जो आर की हमने डायमेंशन अभी लिखी थी, उसका आप क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, कंडक्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर की डायमेंशंस क्या होती हैं, आप बता सकते हो, याद कीजिए। आर की डायमेंशन हमने जूल से निकाला था, तो जूल में हमने देखा था कि भाई m को कोई कुछ नहीं छेड़ेगा, L2 को भी कोई नहीं छेड़ने वाला। टाइम में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो गया था, -3 हो गया था, और A- आपका 2 हो गया था, क्योंकि नीचे Q भी होता है और I भी होता है, ठीक है। ये अब इसको आप चेंज कर देंगे, m-1 L-2 T3 और A2, इसको बस अपोजिट कर दो। यहाँ देखते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी हम देखते हैं कि R होता है ρl अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जो रो आता है वो आता है आपका ओम मीटर, क्योंकि ये L है, यहाँ L2 है, तो नीचे L आ जाएगा अकेला, तो ये L इधर चल जाएगा, तो R इंटू L, ओम इंटू मीटर, इसमें एक L आप ऐड कर दीजिए, तो ये M इसमें नहीं करना, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है नीचे वाला इसमें, तो ये m1 L3 हो गया, T-3 हो गया, A-2 हो गया, ठीक है। कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ये 1 अपॉन आर होता है, कंडक्टिविटी 1 अपॉन आर, सॉरी 1 अपॉन रो, दिस इज रो, कंडक्टेंस दिस इज 1 अपॉन आर, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो, ये होता है सिग्मा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा सिंबल होता है, देखिए इसका ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है इसका,
किसका, कंडक्टेंस का 1/r, कंडक्टिविटी 1/ρ, मतलब आप इसका इन्वर्स करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-1 l-3 T3 और A2, ये कंडक्टिविटी होगी आपकी। कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस में आपने फॉर्मूला देखा होगा Q = CV, ठीक है। तो C जो आएगा वो Q/V होगा। अब V क्या होता है, V आपको अगेन याद नहीं होगा तो V के लिए आप W/Q कर सकते हो, W/Q, तो W/Q² हो गया, W नीचे है खैर, तो नीचे लिखते हैं हम क्या, m1 l2 t-2 और नीचे a2 t2, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा m-1 l-2 और t-4 और t+4 एंड A2, t+4 एंड A2, ये होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इंडक्टेंस क्या होता है, तो आपने EMF में देखा होगा, EMF क्या होता है, L/di/dt, ठीक है, L/di/dt, ये फॉर्मूला होता है EMF का, ठीक है। तो जो L होता है वही क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। EMF E ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। या फिर एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ½ Li² होती है, ½ Li², तो आप कहीं से भी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो L आएगा वो क्या आ जाएगा, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट का मतलब क्या हो गया, अगेन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमने बात करी थी कि भाई m1 l2, एनर्जी की बात करें वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क तो आपका m1 l2 t-2 होता है, बट अपॉन चार्ज करते हैं तो ये -3 हो जाता है और a-1 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया वोल्ट, इनटू सेकेंड करना है तो t1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो चलो t1 कर देते हैं, और अपॉन क्या है, अपॉन आपका ये I के लिए अगेन ऊपर जाके क्या होगा, a-1 होगा, ठीक है, यहाँ से ध्यान रख सकते हो आप। तो ये कुल मिला के बन गया आपका m1 l2 t-2 a-2, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया किसका, इंडक्टेंस का। एक बार आप खुद रिवाइज करना सारी चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी हैं। अब देखिए एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इम्पेडेंस। ये जो चारों चीज़ें होती हैं ये सब ओम में होती हैं, और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस आप लोगों ने देखा हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC, है ना, 1/ωc। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या होता है, ωL। इम्पेडेंस क्या होता है, Z होता है। ये इन्हीं से बन के मिलता है, क्या होता है, R² + XC - XL², ठीक है। तो ये सब ओम में होते हैं, ध्यान रखना, सब ओम होते हैं, ठीक है। और ओम की डायमेंशन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, जो हम ये डिस्कस करके आए थे। तो बात खत्म। अच्छा, और बचे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, अगर आप वीडियो एक साथ नहीं देख पा रहे तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। बट इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए, और एक बार आप पेन और पेपर लेके बैठिए, साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देखें तो आराम से देखिए, अगर दूसरी बार और देख रहे हो तो आप इसको स्पीड पे देख सकते हो, है ना, 1.5 या 2 पे, आप 2 पे आप देख सकते हो, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक आप ये चीज़ देख लीजिए आप कि जो वर्क होता है उसको हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, FTR लिखते हैं। अब इसको अगर मैं Q से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैं Q से डिवाइड कर दूं, तो इधर क्या बन गया, पोटेंशियल, इधर क्या बन गया, E, और ये आपका DR बन गया, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी, आप ये फॉर्मूला लिखो, ऊपर वाला क्या फॉर्मूला लिखा, WF.DR। अब W से पहला लेटर क्या होता है, V = DR, F से पहला लेटर क्या होता है, E। तो ये 2 फॉर्मूले आप एक साथ याद रख सकते हो। WF.DR होता है तो W से पहला लेटर V = F से पहला लेटर E, E.DR, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ये अलग से बता दिया मैंने। चलो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, वैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला हम नहीं निकालेंगे, तो मैंने याद करने के लिए ऐसे याद आया तो बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज,
फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बस फोर्स जो होता है आपका m1 L1 T-2 अपॉन चार्ज करना है, तो चार्ज क्या होता है I इंटू टी, क्यू होता है I इंटू टी, आई टी, तो A1 T1, तो ये आपका हो जाएगा m1 L1 T-3 A-1। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इनटू एरिया हो जाता है, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें L2 ऐड कर दो, L2 एरिया को रिप्रेजेंट करता है लेंथ स्क्वायर, तो m1 L3 T-3 A-1। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है क्या, Q इंटू आर, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक है, डायपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनके बीच में डिस्टेंस r हो तो वो डायपोल होता है। Q इंटू आर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, Q क्या हो गया I इंटू टी, R क्या हो गया लेंथ, तो R के लिए L1 लिखा और इसके लिए हमने T1 और A1 लिखा, ये बन गया अपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन होता है। ठीक है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, E इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, ई नोट बी नोट सी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ते हैं। अभी अगर आपको नहीं पढ़ना तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स याद रखिए, बिल, आप याद रखिए बिल। ठीक है, बिल, फोर्स इक्वल्स टू बिल, यहाँ से याद रख सकते हो। तो बिल से आप B इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल यहाँ से निकाल सकते हो। L क्या है लेंथ, I क्या है करंट, फोर्स अगेन क्या है, तो यहाँ देखिए क्या करा था फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ करेंगे फोर्स अपॉन I इंटू एल, वहाँ I इंटू टी था। देखिए फोर्स अपॉन I इंटू टी है ना, I इंटू टी तो करा हमने चार्ज, यहाँ I तो है बट I के साथ T नहीं है, L है। ठीक है, तो m1 L1 T-2 होता है फोर्स, अपॉन हमें करना है A और L। ठीक है, तो L इस L को खा जाएगा यहाँ पे, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आपको L देखने को नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा आपका m1, L है नहीं, T-2 और A-1। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करेंगे, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये m1 L2 T-2 A-1, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर आपको याद हो तो I इंटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखते हैं, डायपोल मोमेंट I इंटू एरिया, तो कुछ नहीं है, तो एरिया के लिए L2 और I के लिए A1। ठीक है, ये बन गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ द स्लाइड। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखिए और पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिले फिर आप सोचना है इस वीडियो को लाइक करने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।